Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 5 in your geography book, right? Major domains of the earth. लिथोस्फीयर हम स्टडी कर चुके हैं जिसमें हमने जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा है। सारे कॉन्टिनेंट्स को हम स्टडी कर चुके हैं, उनके मेन क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, कौन सा जो साइजेस के अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंट्स को हम स्टडी कर चुके हैं, लोकेशंस उनकी देख चुके हैं मैप में, ठीक है। उसके बाद हमने हाइड्रोस्फीयर स्टडी कर लिया है। हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है हमारा ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर, ठीक है, उसको हमने स्टडी किया। ओशियंस कौन कौन से हैं हमारे, उनकी क्या क्या लोकेशन है, वो सब हमने जो है लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था, ठीक है। साइज वाइज उनको स्टडी कर चुके हैं हम। आई होप आपने यहाँ तक पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा, अच्छे से लर्न भी कर लिया होगा कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को, और मैप में इनकी लोकेशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। क्लियर कि कौन से ओशन की लोकेशन कहाँ है मैप में, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, ठीक है। पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, कौन कौन से जो है ओशंस हैं हमारे कॉन्टिनेंट के आसपास, हमारी कंट्री के आसपास, ठीक है। आज की क्लास में हम एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे। क्लियर? सो ओपन योर ज्योग्राफी बुक, पेज नंबर 35, एटमॉस्फेयर। क्लियर? द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। इसको हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं एयर वाले चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ चुके हैं ना आप, आपने डायग्राम में ड्रॉ किया है। क्लियर है? तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक लेयर ऑफ गैसेस होती है जिसने हमारी अर्थ को जो है चारों तरफ से घेरा हुआ है, ठीक है। सराउंड है मतलब हमारी अर्थ जो है चारों तरफ से उससे घिरी हुई रहती है। क्लियर? किससे? अलग अलग टाइप्स की गैसेस से, ठीक है। और इसी को हम जो है एटमॉस्फेयर बोलते हैं। The thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. जो ये पतला सा एक ब्लैंकेट कंबल जैसा होता है, पतला सा ब्लैंकेट होता है एयर का, इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। ये हमारे प्लैनेट, हमारे ग्रह का एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ। ये हमें क्या देता है, ये हमें वो हवा देता है, वो एयर देता है जिसकी मदद से हम सांस लेते हैं। एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। और ये हमारे को जो सूरज की जो हानिकारक किरणें होती है उनसे भी बचा के रखता है। क्लियर? द एटमोसफेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। ये जो एटमोसफेयर है इसकी जो हाइट होती है वो कहाँ तक होती है, 1600 किलोमीटर तक, ऊपर तक, ठीक है। The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties. ये जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है पूरा, इसको हम अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करते हैं, इनकी कंपोजिशन के बेस पे, इनके टेम्परेचर के बेस पे और इनकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बेस पे। ये देखो इस तरीके से हमने अपने एटमॉस्फेयर को अलग अलग ये लेयर्स हैं इनमें डिवाइड किया हुआ है। क्लियर? These layers starting from Earth's surface are called the ट्रोपोस्फेयर। सबसे नीचे जो अर्थ से शुरू होती है, यानी कि नीचे से, सबसे नीचे से जो शुरू होती है अर्थ, वो होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर। द स्ट्रेटोस्फेयर, द मेसोस्फेयर, द थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर, ठीक है। नीचे से शुरू होती है, सबसे नीचे वाली लेयर होती है, पिक्चर में देखेंगे आप ट्रोसोफेयर, उससे ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। क्लियर? ये सारी हमारी क्या है, एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स हैं। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कौन कौन सी दो गैसेस से मेनली मिलके बना हुआ है, सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, विच मेक्स अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। जो कि हमारे साफ और ड्राई एयर का जो है 99% होती है, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही 99% होती है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। याद रखेंगे नाइट्रोजन कितना परसेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में,
78% है और ऑक्सीजन है 21%। और बाकी जो बच गया वो है अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम। ठीक है, 1% जो है वो बाकी कार्बन डाइऑक्साइड रह जाती है आपकी, आर्गन और दूसरी गैसेस। ठीक है, ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ while नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजन जो है देखो हमें सांस लेने के लिए चाहिए होती है, आप सबको पता है। ठीक है, तो हमारी लाइफ को जो है सांस देती है, हमें हमारे जीवन को सांस देने के लिए जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको ग्रोथ होने में इनकी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट इज इम्पॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हालांकि वो बहुत ही कम क्वांटिटी में, हमने देखा ना कि 1% में भी कुछ हिस्सा ही सिर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, लेकिन ये हमारे एटमॉस्फेयर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। क्यों? क्योंकि ये जो अर्थ से, देखो आपको पता है ना अर्थ की भी अलग अलग लेयर्स होती हैं और अर्थ के अंदर भी हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, तो अर्थ से क्या है हीट वेव्स, हीट रेडिएट निकलती रहती है, हीट की गरम गरम जो है वेव्स निकलती हैं। ठीक है, तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये इस हीट को, रेडिएशंस को जो है एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, जो भी अर्थ से निकलने वाली हीट रेडिएशंस होती है इनको एब्जॉर्ब करती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म, और इससे हमारा प्लैनेट जो है वो वार्म रहता है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। आपको पता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बहुत ज़रूरत होती है। तो चाहे ये थोड़ी सी ही अमाउंट में होती है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस होती है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। डेंसिटी यानी कि उसका जो घनत्व होता है, ठीक है, वो जो है हाइट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे हमने देखा ना अलग अलग लेयर्स है हाइट के अकॉर्डिंग, तो ये हाइट के अकॉर्डिंग जो इनकी डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो चेंज होती रहती है। इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल। सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेयर का जो आपका डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। आपको पता है जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स कौन होते हैं? जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, ऊपर ऊपर जाते हैं। ठीक है, पहाड़ चढ़ के जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। सांस लेने में दिक्कत क्यों होगी पहाड़ों पे जाने पे? क्योंकि वहाँ पे एयर की जो है डेंसिटी वो कम होने लगती है। हमने बोला ना समुद्र के लेवल पे सबसे ज़्यादा होगी, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे इसकी एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। तो इससे क्या होता है सांस लेने में दिक्कत होती है जब भी आप पहाड़ों पे ऊपर चढ़ते हैं। They have to carry with them oxygen cylinders to be able to breathe at high altitudes। इसलिए जो ये क्लाइंबर्स होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, ये अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि जब भी इनको ये और ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे और ज़्यादा ऊंचाई पे जब जाएं तो इनको सांस लेने में दिक्कत हो तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से सांस ले सकें। ठीक है, द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड। टेम्परेचर भी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं कम होता जाता है। ठीक है, द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये अर्थ पे जो है प्रेशर को छोड़ता है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन ये हर जगह पे अलग अलग होता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। कुछ एरिया पे तो ये एटमॉस्फेयर का लो प्रेशर होता है, कुछ जगह पे ये हाई प्रेशर होता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब जो हमारी हवा होती है वो क्या करती है? मूव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। और ये जो चलती हुई एयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम विंड बोलते हैं। क्लियर? ये देखो इस तरीके से ये माउंटेनियर है, ये अपने साथ जो है बैग लेके चलते हैं। जैसे जैसे ये पहाड़ों पे ऊपर जाते हैं ये ऑक्सीजन अगर ख़त्म होने लगती है तो ये अपने ऑक्सीजन सिलेंडर की हेल्प से जो है सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर क्या होता है? हमारे जो जीने के लिए, हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए जो सबसे ज़रूरी है जो हमारी जोन है वो होती है हमारा बायोस्फीयर। क्लियर? द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कंडक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर। जो हमारा बायोस्फीयर है वो एक छोटी सी जोन होती है, नैरो जोन मतलब एक बहुत ही पतली जोन होती है
कॉन्टैक्ट की लैंड, वाटर और एयर के बीच में, ठीक है। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लेनेट एग्जिस्ट। और यही वो जोन होती है जहाँ पे जो हमारे प्लेनेट की सबसे खासियत चीज़ है कि यहाँ पे जीवन संभव है, और किसी प्लेनेट पे तो कोई जीव जंतु नहीं पाया जाता, अर्थ पे ही जो है लाइफ पाई जाती है। तो यही वो जोन होती है, बायोस्फीयर ही वो जोन होती है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्लियर? देयर आर सेवरल species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals। अब यहाँ पे किस किस तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं? देखो स्पाइस, अलग अलग जो स्पाइसेस होती हैं, स्पीशीज होती हैं, सॉरी, देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीशीज होती है प्रजातियाँ, ऑर्गेनिज्म की अलग अलग जीव जंतु की जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं जो कि साइज में अलग अलग होती है, जैसे कि माइक्रोब्स जिनको सिर्फ आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, इतने छोटे छोटे जीव जंतुओं से लेके बैक्टीरिया से लेके बड़े बड़े मैमल्स, बहुत बड़े बड़े जानवरों तक यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। क्लियर? All the living organisms, including humans, are linked to each other and to the biosphere for survival। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी मतलब जीवित जो जीव जंतु हैं, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आ गए, वो एक दूसरे से लिंक करते हैं एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। वो एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं और बायोस्फीयर से भी जुड़े हुए हैं अपने सर्वाइवल के लिए। क्लियर? अपने जिंदा रहने के लिए हमारे को बायोस्फीयर की भी ज़रूरत होती है और बाकी पेड़ पौधों जीव जंतु सबकी ज़रूरत होती है। The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom। अब जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे बायोस्फीयर में, हम इनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्लांट किंगडम जिसमें सारे पेड़ पौधे ये सब चीज़ें आ जाएंगी, और दूसरा होता है आपका एनिमल किंगडम। ठीक है? द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर। जो ये तीन डोमेन्स होती हैं अर्थ की, वो एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्ट करती हैं। कौन कौन सी? एयर, वाटर एंड अर्थ। लैंड, एयर, वाटर एंड लैंड, तीनों डोमेन्स जो है यहाँ पे इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर, और एक दूसरे को जो है किसी न किसी रूप में अफेक्ट भी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। अब देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से, देखो हमारी जो ये अलग अलग जोन्स हैं, अलग अलग जो डोमेन्स हैं, ये किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट करती है। सपोज करो आप जो है पेड़ काटते हो, किस लिए? अपनी नीड्स को, लकड़ी की नीड को, या फिर जो है ज़मीन की आपकी नीड है उसको पूरा करने के लिए कि आपको खेती करनी है तो आप उस लैंड को क्लियर करते हो, पेड़ों को काट देते हो, या फिर आपको वुड की ज़रूरत है, लकड़ी की ज़रूरत है तो आप वहाँ से पेड़ों को काटते हो। तो उससे क्या होता है? मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। स्लोप्स क्या होता है? जो पहाड़ी की ढलानें होती हैं, ठीक है, उनको हम स्लोप्स बोलते हैं। तो वहाँ से मिट्टी जो है बहुत तेज़ी से फिर रिमूव हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे ट्रीज होते हैं, ग्रास होती है, प्लांट्स होते हैं, उनकी जो रूट्स होती है वो सॉइल को, मिट्टी को अपने साथ होल्ड करके रखती हैं। ठीक है? जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? वो मिट्टी फटाफट से वहाँ से रिमूव हो जाएगी। क्लियर? तो अगर हम पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटते हैं तो उससे सॉइल का इरोजन होता है, सॉइल जो है रिमूव होती चली जाती है। तो क्या है? लैंड को इफेक्ट किया किसने? पेड़ पौधों ने। ठीक है? सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज्ड ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक। उसी तरीके से जो अर्थ का सरफेस है वो भी चेंज हो जाता है अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आती है। नेचुरल कैलामिटीज आप जानते हैं ना, जैसे अर्थक्वेक हुई, सुनामी हुई, आपका फ्लड हुआ। ठीक है? इस तरीके की जो नेचुरल कैलामिटीज होती है, आपदाएं होती हैं नेचुरल, उससे भी हमारे अर्थ का सरफेस जो है चेंज होता है। सपोज करो भूकंप आ गया, भूकंप आने से क्या होगा? ज़मीन जो है, बिल्डिंग्स टूट जाएगी, ज़मीन एक जगह से खिसक सकती है। तो क्या होता है? उससे जो अर्थ का सरफेस है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड। सबमर्जेंस क्या होता है? एक लैंड जो है पानी के नीचे जब डूब जाता है उसको हम बोलते हैं सबमर्ज हो गया। जैसे समुद्र के आसपास के जो एरिया होते हैं ना, कभी जैसे मान लो सुनामी आ गई तो उससे क्या होगा? वो लैंड पानी के अंदर सबमर्ज हो जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली, जैसा कि जो रिसेंट में सुनामी आई थी उस केस में हुआ था, जो समुद्र के आसपास के जो एरिया थे वो पानी में सबमर्ज हो गए थे। पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। अंडमान और निकोबार आइलैंड है जो हमारे दो, उसके कुछ हिस्से जो है पानी में सबमर्ज हो गए थे।
डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। ये सब तो आपको पता है कि पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन जो होता है जब हम वेस्ट मटेरियल को लेक्स में या रिवर्स में छोड़ देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, तो उससे जो वो पानी होता है वो ह्यूमन यूज़ के लिए फिट नहीं रहता है, क्योंकि पॉल्यूट हो जाता है, फिर उस पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और जो पानी में रहने वाले दूसरे जीव जंतु होते हैं उनको लाइफ को भी ये बुरी तरीके से अफेक्ट करता है, बीमार हो जाते हैं, मर जाती हैं मछलियाँ या और जो चीज़ें होती हैं पानी में रहने वाली। ठीक, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग डोमेन्स हैं, चाहे बायोस्फीयर है, तो लैंड है, सॉइल है, ह्यूमन बींग्स है, वो किस तरीके से एक दूसरे को जो है अफेक्ट करते हैं। वाटर किस तरीके से अफेक्ट करता है लैंड को, जैसे सुनामी आ गई, सुनामी क्या है, वाटर है, उससे क्या हुआ, लैंड सबमर्ज हो गया। उसी तरीके से जो वेस्ट है अगर हमने जो है पानी में डाला तो क्या हो गया, पानी पॉल्यूट हो गया, वो पीने लायक नहीं रहता, जीव जंतुओं के रहने के लायक नहीं रहता। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से तीनों जो जोन है वो आपस में इंटरेक्ट करती है। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं, उद्योग होते हैं, इनसे जो निकलने वाला धुआं होता है, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, व्हीकल्स, गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है वो हमारी एयर को पॉल्यूट करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। ये अभी हमने पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में इंक्रीज होने लगता है, लीड्स टू इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। इससे हमारे जो संसार का, पूरे विश्व का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। यानी कि जब इतना ज़्यादा धुआं होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगी तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जाएगा। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। इसको ही हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere। इसलिए देखो किस चीज़ की ज़रूरत है, जो अर्थ पे रिसोर्सेज हैं उनको जो है हमें इस तरीके से मेंटेन करना चाहिए ताकि जो हमारे नेचर का बैलेंस है अलग अलग डोमेन्स का, चाहे वो लिथोस्फेयर है, एटमोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, उन तीनों के बीच में जो है बैलेंस बना रहे। ठीक है, हमें इस तरीके से अपने अर्थ पे अवेलेबल रिसोर्सेज, चाहे वो लकड़ी है, हमें ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। ठीक है, और इससे क्या होगा, सॉइल अपनी जगह पे रहेगी, इरोड नहीं होगी। ठीक है, हमें एयर पोल्यूशन रोकना चाहिए, पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। अगर हम इन सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो उससे क्या होगा, हम इन तीनों हीट जोन्स के बीच में जो है बैलेंस बना सकते हैं। अब जैसे हमने देखा CO2 बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, पोल्यूशन होगा ज़्यादा तो एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो अगर हम एक बैलेंस बना के चलेंगे तीनों जो हमारे अलग अलग जो डोमेन्स हैं उनमें, तो जो है हम बेटर सर्वाइव कर सकते हैं, नेचर और ह्यूमन बींग्स में एक बेटर बैलेंस बन सकता है। यहाँ पे आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। क्लियर, या इस पूरे चैप्टर को आप अच्छे से स्टडी करेंगे और आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको जो है सारे ये इस मैप को बेसिकली आपको लर्न करना है। ठीक है, ये जो आपका मैप है ये आपको आना चाहिए। इस मैप में क्या क्या है, एक तो आपके सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपको दिख रहे हैं, आपको उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए वर्ल्ड मैप में, कौन सा जैसे एशिया है वो कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे है, अफ्रीका कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, अंटार्कटिका कहाँ पे है, इन सब की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। दूसरे जो आपके ओशियंस हैं, ठीक है, किसकी शेप कैसी है, पढ़ा था हमने, कोई एस शेप है, कोई राउंड शेप है, कोई ट्रायंगुलर है, इन सारे जो ओशंस हैं इनकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से कॉन्टिनेंट को सराउंड कर रखा है इन्होंने ये भी आपको पता होना चाहिए, इनकी शेप क्या क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, और जो ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं इनकी मेन, जैसे सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, ठीक है, अफ्रीका में है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे लंबी लार्जेस्ट रिवर कहाँ पे है, लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ पे है, सबसे जो माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सा है, डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है अर्थ का, ये सब चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। वो कब पता होंगे, जब आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। तो वीडियो आपको देखना है, चैप्टर को समझना है और साथ में आपको खुद भी रीड आउट करना है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, जो है आपको एक तरीके से आपका जनरल नॉलेज भी इससे इंक्रीज होगा, आपको अच्छे से पता रहेगा आपके अर्थ के जो अलग अलग फीचर्स हैं उनके बारे में। क्लियर, तो आप इस चैप्टर को पर्टिकुलरली इस मैप को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, फिल कर करके देखो, मैप ले लो कुछ,
ठीक है, उनको फिल करके देखो, लोकेशंस फिल करके देखो, यूरल माउंटेन्स कहाँ पे है मैप में फिल करो, नाइल रिवर कहाँ पे है उसको मैप में फिल करो, ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, मरीना ट्रेंच कहाँ पे, ये सब आप मैप में फिल करेंगे तो आपको बहुत इजीली फिर ये इनकी लोकेशन लर्न हो जाएगी। क्लियर।